प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आज हम इस लेक्चर में और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी किन रेडिएशन से रिलेटेड है और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रेडिएशंस को कहा जाता है। न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रोसेस या न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में मालूमात उस वक्त आना स्टार्ट हुई जब 1896 में हेनरी बेकरेल ने डिफरेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। क्योंकि हेनरी बेकरेल ने यह देखा था कि जब एक्स रेज डिस्कवर हुई तो एक्स रेज फोटोग्राफिक प्लेट पर इंप्रेशंस या शेड्स जनरेट करती थी। इसी तरह हेनरी बेकरेल ने यह ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर प्लेस किया जाए तो वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पर इंप्रेशंस देंगे। इसके लिए हेनरी बेकरेल ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ल्यूमिनस नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। डियर स्टूडेंट, आपको बताती चलूं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दो तरह की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। एक कहलाती है फ्लोरोसेंट और दूसरी कहलाती है फॉस्फोरोसेंट। फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअली जब किसी ऑब्जेक्ट पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल कराएं और वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद विजिबल रीजन की रेडिएशंस को इमिट करे तो वो ऑब्जेक्ट हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है और ये प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, जो कि आपने करेंसी के अंदर मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी देखी होगी। अगर इस मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आप अल्ट्रावायलेट रेज को फॉल करें तो वो भी आपको ग्लो करती हुई नजर आती है, जो कि एक फ्लोरोसेंट बिहेवियर है। फास्फोरोसेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लाइट सोर्स को कुछ देर के लिए रखें और फिर लाइट सोर्स हटा लें तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब की होती है वो अगेन विजिबल रीजन में उसको इमिट करता है और वो हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है। इसे बोला जाता है फास्फोरोसेंट प्रॉपर्टी, जिसकी एग्जांपल है रेडियम वॉचेस जो आप अक्सर यूज करते हैं और ये आपको ग्लो करती हुई नजर आती हैं। हेनरी बेकरेल ने जब ल्यूमिनस के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उसने फोटोग्राफिक फिल्म को किसी ब्लैक शीट में रैप करके उसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लेस किया। जब हेनरी बेकरेल ने डिफरेंट एलिमेंट्स को फोटोग्राफिक फिल्म जो कि एक ब्लैक पेपर में रैप थी उसके ऊपर प्लेस किया तो उसने कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कई ऑब्जर्वेशंस के बाद ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी फोटोग्राफिक फिल्म पर कोई भी ट्रैक, कोई भी शेड जनरेट नहीं कर रहा था। और एक दिन एक्सीडेंटली जब उसने यूरेनियम को एक पेपर में रैप करके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्लेस किया और नेक्स्ट डे जब उसने यूरेनियम को हटाकर फोटोग्राफिक प्लेट को देखा तो उस पर उसको ब्लैक शेड्स नजर आए। ये उसके लिए एक अमेजिंग ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि यूरेनियम के अंदर से कोई ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस इमिट होंगी जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये इंप्रेशन या शेड्स जनरेट करेंगी। इन इनविजिबल रेडिएशंस को स्टार्ट में हेनरी बेकरेल के नेम के अकॉर्डिंग बेकरेल रेडिएशंस कहा गया और बाद में अब हम इनको न्यूक्लियर रेडिएशंस कहते हैं। जिस वक्त हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया उस वक्त मैडम मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी भी इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एट दैट टाइम दो और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जो कि थे रेडियम एंड पोलोनियम। इन दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे लोगों ने सादा लोगों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट्स के थ्रू डिसीव करना स्टार्ट कर दिया। कहा जाने लगा कि पेन ट्रीटमेंट के लिए रेडियम पेंडेंट को यूज करें और अगर एनर्जी ड्रिंक या पावर ड्रिंक चाहिए तो रेडॉन को वाटर में डिसॉल्व करके पिएं और आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए यूरेनियम ब्लैंकेट फरोख्त होने लगे। ये उस वक्त के लोगों को मालूम ना था कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस कदर डेंजरस हो सकते हैं अगर इन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज ना किया जाए। अगर हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आज के टाइम में देखते हैं तो डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम यूज भी करते हैं, लेकिन इन्हें यूज करने के लिए प्रॉपर इनकी कंट्रोल्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग और टेक्नीशियंस के हेल्प से यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आपके सराउंडिंग में हर वक्त एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल जो बनाना आप खाते हैं वो भी रेडियो एक्टिविटी का एक सोर्स है और जो नट्स आप खाते हैं वो भी रेडियो एक्टिविटी का सोर्स है और इवन आप खुद भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट करते हैं।
तो है ना अमेजिंग बात, क्योंकि ये रेडिएशंस जो मैंने अभी आपको बताई ये हैं तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ही, लेकिन ये हार्मफुल रेडिएशंस नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का जब भी जिक्र आएगा तो जरूरी नहीं कि ये हर सिचुएशन में हार्मफुल इफेक्ट्स ही जनरेट करती हों। डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जब हेनरी बेकरेल ने डिफरेंट और ऑब्जर्वेशंस की तो उसने ये कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कैरी करते हैं और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब तक हम ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं। इनमें से स्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं उनका नंबर बहुत ही कम है, जबकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नंबर बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। बेसिकली न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा हो तो वो न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। सो जब आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ मूव करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी रूम में अगर 10 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और आप उस 10 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाले रूम में 30 या 40 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं तो उस रूम के एनवायरनमेंट में अनस्टेबिलिटी का फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने की कोशिश करता है तो वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एमिट कर सकता है। या तो वो अल्फा रेडिएशन एमिट करेगा, या फिर बीटा, या फिर गैमा। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी जो कि एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, बेसिकली ये 3 रेडिएशन से रिलेटेड है। अगर हम इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेड चैम्बर को। लेड मेटल का बना हुआ चैम्बर जिसके अंदर हम एक होल को ड्रिल करते हैं और इस ड्रिल हुए हुए होल के अंदर आप अपना रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस करेंगे। अब यहां से इमर्ज होने वाली रेडिएशंस को सेपरेट करके ऑब्जर्व करने के लिए या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेंगे कुछ इस तरह, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लेंगे कुछ इस तरह। इन दोनों फील्ड्स की हेल्प से आप अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को अलग अलग सेपरेट करके देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेडिएशंस की बेंडिंग कुछ इस तरह होगी। ये बेंडिंग हमें ये बता रही है कि जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, और जो रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। और वो रेडिएशन जो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड फोटोग्राफिक फिल्म की तरफ जा रही हैं वो रेडिएशंस ऑब्वियसली न्यूट्रल होंगी, क्योंकि वो न्यूट्रल थी इसीलिए ना उन्हें पॉजिटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया ना उन्हें नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया। सेम यही ऑब्जर्वेशन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करें तो वो कुछ इस तरह होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट, आपने ये भी पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होते हैं तो उन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। अगर एक पार्टिकल राइट साइड पर डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो दूसरा पार्टिकल लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। सो यहाँ पर भी जब मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशंस एंटर हुई तो अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हुए, बीटा पार्टिकल कुछ इस तरह, और गैमा रेज अगेन अनडिफ्लेक्टेड ही स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हैं, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी इन न्यूट्रल पार्टिकल्स पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में इमिट होने वाली रेडिएशंस को आप अलग अलग करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर आप इनके डिफ्लेक्शन पैटर्न पर गौर करें तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम है, बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है,
यहां से हमें इनके मैस की वैल्यू का अंदाजा होता है, क्योंकि जो हेवियर पार्टिकल होता है वो कम डिफ्लेक्ट होता है और लाइटर पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। सो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वो कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो हेवियर पार्टिकल हैं। और वो पार्टिकल जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक तो ये कि उनका चार्ज नेगेटिव है और दूसरा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो कंपैरेटिवली लाइटर पार्टिकल हैं। डियर स्टूडेंट, जब इन पार्टिकल पर डिफरेंट इनके चार्ज और मैस और डिफरेंट इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशंस की गई, तो हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो हीलियम न्यूक्लियाई थे और उनके पास थे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। एक्चुअली ये हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद डबल पॉजिटिव चार्ज करता हुआ एक हीलियम एटम था या हीलियम न्यूक्लियाई था। इसको आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल, जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, उसके बारे में जब पता किया तो पता चला कि ये एक नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल था और इसका नेगेटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इस पार्टिकल को कहा गया कि ये एक बीटा पार्टिकल है। और जो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था उसका नाम रखा गया गैमा पार्टिकल और कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस हैं, जिनके पास ना कोई चार्ज है और ना ही इनका कोई मैस है। सो डियर स्टूडेंट, इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल होने की कोशिश करता है तो वो अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को इमिट करता है। और वो रेडिएशंस किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करती हैं वो भी हमने ऑब्जर्व किया। डियर स्टूडेंट, अगर ये गैमा रेडिएशंस किसी भी बॉडी पर फॉल करती हैं तो हैं तो ये न्यूट्रल, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो जाती हैं, इवन आपके डीएनए तक अप्रोच करती हैं और डीएनए को चेंज कर देती हैं। आपने जो हल्क मूवी देखी थी उस मूवी में भी यही बताया गया था कि गैमा रेज जब इस ह्यूमन पर फॉल हुई तो ये गैमा रेज उसके डीएनए तक पेनिट्रेट कर गई और इसके डीएनए के चेंज होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को जब भी आप यूज करेंगे तो बहुत ही केयरफुली यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में किस किस्म के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये रेडिएशंस जब डिके होती हैं या कोई भी पेरेंट एलिमेंट जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।